मीडिया के साथीगण, मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करता हूं और ये उम्मीद भी करूंगा कि जिस प्रकार से प्रशासन चुनाव में पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए अच्छे इलेक्शन करवाएगा तो उसमें मीडिया का सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मीडिया हमारा एक अच्छा सहयोगी बनके इस तमाम जो चुनावी प्रक्रिया को है बखूबी निभाएगा। पत्रकार छायाकार बंधुओं का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, सोशल मीडिया से हैं, सभी का स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य इलेक्शन के दौरान जो हमारी गुफ्तगू है उसकी शुरुआत है ताकि एक हैंडशेक हो जाए। इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार आज की मीटिंग बुलाई गई है। कुछ एक फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद जो आपके प्रश्न होंगे हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस ओनली। आज हम कोई और चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं हमारे पूरे स्टेट में। जो डेट ऑफ पोल है 12/5/2019 है और डेट ऑफ नॉमिनेशन हमेशा रिटर्निंग अफसर लेता है और सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिटर्निंग अफसर मैं हूं, उपायुक्त सिरसा हैं। तो डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन है 16/4/2019। लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन है 23/4/2019। नॉमिनेशन का टाइम रहता है सुबह 11 से लेकर के दोपहर 3 बजे तक, बाद दोपहर 3 बजे तक। उसके बाद नॉमिनेशन नहीं लिए जाते। 23 अप्रैल 2019 के बाद नॉमिनेशन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। स्क्रूटनी उसके बाद शुरू होगी जो 24/4/2019 तक चलेगी और उसके बाद स्क्रूटनी होते ही लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल शुरू हो जाएगी। स्क्रूटनी एक क्वेजी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है जिसमें आरओ का होना अनिवार्य है। नॉमिनेशन में आरओ अगर कहीं व्यस्त हैं तो अपने एक एआरओ को डिप्यूट कर सकते हैं, जिसमें हमने एआरओ सिरसा यानी एडीसी की भी ड्यूटी लगाई है। अगर मैं कहीं व्यस्त हूँ तो नॉमिनेशन के लिए एडीसी आ सकते हैं, लेकिन स्क्रूटनी में उपायुक्त का यानी कि आरओ का होना अनिवार्य है, इलेक्शन का रूल है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है 26/4/2019। डेट ऑफ पोल है 12/5/2019। डेट ऑफ काउंटिंग है 23/5/2019 और सारा इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए डेट बिफोर विच इलेक्शन प्रोसेस इज टू बी कंप्लीटेड वो है 27/5/2019। कुछ एक आंकड़े शेयर करना चाहूँगा। सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं, जिसमें के 5 मेरे ज़िले में हैं, जिनमें कालांवाली, डबवाली, रानिया, सिरसा, एलनाबाद हैं और 3 जो है फतेहाबाद ज़िले में है, फतेहाबाद, टोहाना, रतिया। एक जो है जींद ज़िले में है, नरवाना। और अगर हम पोलिंग स्टेशंस की बात करें, अभी ये टेंटेटिव फिगर है, इसमें बढ़ सकती है फिगर क्योंकि ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन अभी और ऐड हो सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी हमारे पास एडिशन का काम अभी चल रहा है। 18 से 19 साल के वोटर जो हमारे थोड़ा कम थे तो हमारे ज़िले में उसमें काफ़ी पिकअप किया है। तो नरवाना में पोलिंग स्टेशन 218 हैं और नरवाना में टोटल इलेक्टर 2,02,059 हैं, 200,259। सर्विस वोटर नरवाना में 518 हैं और अगर हम टोटल की बात करें सर्विस वोटर प्लस जनरल इलेक्टर तो ये बनते हैं 2,07,77, 200,777 नरवाना में। फतेहाबाद ज़िले में बात करें, मैं अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग अलग नहीं बता रहा, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया अलग अलग नहीं बता रहा, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद की अगर हम बात करें तो टोटल 700 पोलिंग स्टेशन हैं और उसमें जनरल इलेक्टर हैं 6,50,355, सर्विस इलेक्टर हैं 1,310। टोटल बनते हैं 6,51,665। और अगर हम सिरसा की बात करें तो हमारे पास 993 पोलिंग स्टेशन हैं जो अभी तक हैं। जनरल इलेक्टर हमारे यहाँ हैं 9,09,835, सर्विस वोटर हैं 1,151, 1151। टोटल इलेक्टर बनते हैं 9,10,986। अगर हम सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी की बात करें तो टोटल मेरे पोलिंग बूथ बनते हैं 1911 आज के दिन। और टोटल सारा कुछ मिला करके जनरल प्लस सर्विस इलेक्टर एवरीथिंग इंक्लूडेड टोटल जो पॉपुलेशन जो वोट देने वाली है 17,63,428। ये फिगर्स हैं। अलग अलग अगर आपने जानना हो तो हम ये आपको बाद में सर्कुलेट कर देंगे कि किस जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में दे दिया गया है, किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने हैं। अगला मैं आपको बताना चाहूँगा पीडब्ल्यूडी वोटर्स जो हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी वोटर्स। तो इस बार इलेक्शन कमीशन की हिदायत के तहत हमारे ज़िले में बहुत इसमें अच्छा काम हुआ है। 4,051 टोटल पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स इलेक्ट किए गए हैं, जो कि पिछली बार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हैं।
पीडब्ल्यूडी इलेक्टर के लिए पीछे आपने पढ़ा होगा, आपने तो छापा है, वैसे पढ़ना तो हमने है, तो आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन भी जारी करी है पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स के लिए। तो इसमें उनको आने जाने की सुविधा मिलेगी, वो उसमें अपना बता सकते हैं कि मेरे को घर से लेके जाने के लिए, घर छोड़ने के लिए गाड़ी चाहिए, विल प्रोवाइड द व्हीकल ऑल्सो। पोलिंग पर्सनल की जो ड्यूटी की बात है, तो हमारे पास डेटाबेस तैयार हो चुका है, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 5000 पोलिंग पर्सनल @4 पर पोलिंग स्टेशन विल बी रिक्वायर्ड। उसके अतिरिक्त 76 सेक्टर अफसर, 42 ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 548 माइक्रो ऑब्जर्वर अभी प्रपोज्ड हैं। इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन के जब आ जाएंगे हमारे पास फिगर्स तो ये बढ़ भी सकते हैं। सर्वेलेंस टीम्स जो अभी तक हमने तैयार करी हैं, फ्लाइंग स्क्वाड @3 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम @3 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, VST @3 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, वीडियो वेइंग टीम रहेगी, अकाउंटिंग टीम, डिस्ट्रिक्ट लेवल अकाउंटिंग टीम, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रहेंगे, MCMC जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेंटर 1950 हमारा फंक्शनल है, इलेक्शन एक्सपेंस मॉनिटरिंग सेल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शनल है। ये अभी टेंटेटिव है, इसमें भी उतार चढ़ाव हो सकता है हमें कोई पॉकेट ऐसी जो मिल जाए जहाँ पे हमें फ्लाइंग स्क्वाड ज़्यादा बनानी पड़े, तो हम उसमें उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 या 3 टीमें बढ़ा सकते हैं, सर्वेलेंस टीम बढ़ा सकते हैं। MCMC में डिप्टी कमिश्नर कम DEO RO3 सिरसा, मैं उसका चेयरमैन हूँ। उसमें एक ARO लेना होता है, तो हमने ARO सिरसा को लिया है, मैडम मनदीप कौर ADC सिरसा। CTM डॉक्टर कुलभूषण बंसल जिनके पास चार्ज है, DDPO साहब इनको लिया गया है। एक इंडिपेंडेंट पत्रकार जो PTI से नॉमिनी लेना होता है, PTI से हमने रिक्वेस्ट करी थी, तो हमारे पास नॉमिनी नहीं आया, तो हमने अपनी तरफ से नॉमिनेट किया है आदरणीय श्री सुधीर आर्या साहब, ब्यूरो चीफ दैनिक जागरण को। डॉक्टर साहिब राम गुदारा इस कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, DPRO हैं। और ऑल दी एरोज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव AC सेगमेंट, अगर किसी सेगमेंट में स्पेसिफिकली कोई न्यूज़ आ रही है तो उसमें ARO कंसर्न वो भी मेंबर रहेंगे इसमें। प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड कलेक्शन इसमें येट टू बी आइडेंटिफाइड लिखा है, क्योंकि इसमें 2-3 जगह की प्रपोजल अभी चल रही है। कल हमने इसमें CDLU को चेक किया है, जो कि काफ़ी ठीक पाया गया है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि ऐसा कलेक्शन सेंटर, डिस्पैच सेंटर रहे जहाँ पे हमारी EVM जो स्ट्रॉन्ग रूम बने बिल्कुल सुरक्षित रहें। सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो इतनी आबादी वहाँ पे आएगी, हमारे जो पोलिंग स्टाफ आएगा उनके लिए व्हीकल्स आएंगे, उनको डिस्पैच करने में, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डिस्पैच, फिर उनकी कलेक्शन में ज़्यादा दिक्कत ना आए। एक सेंट्रली पॉइंट हम सोच रहे हैं ऐसा बना लें जहाँ से सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहीं से जाएँ, क्योंकि इस बार EVM डिस्पैच में सबसे बड़ी बात VVPAT की है। VVPAT एक बड़ी मशीन है, उसको ट्रांसपोर्टेशन में जगह ज़्यादा चाहिए, उसके लिए हमें अलग से इंतज़ाम करना है, उसकी ट्रेनिंग भी अच्छे से करानी है, क्योंकि स्टाफ में ट्रेनिंग भी अभी नहीं है उसकी। VVPAT पहली बार इतने बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए हमें प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड कलेक्शन हम अभी चर्चा कर रहे हैं, विद इन अ डे और सो हम इसको फाइनलाइज कर देंगे। स्टेटस ऑफ EVM एडिशनल EVM VVPAT रिसीव्ड फ्रॉम बेल, ये हमारे पास CU BU VVPAT जो आपको सूचना उपलब्ध कराई गई है वो आ चुके हैं। उसके आगे हमने एक लेटेस्ट जो लेटर आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से 28 फरवरी 2019, वोटर स्लिप नॉट टू बी वैलिड एज स्टैंड अलोन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग। तो इसमें जो ये डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं, ये भी जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं ये लेके आएंगे बंदे। अगर उनका इलेक्टर लिस्ट में नाम है वो हमने लगा दिए हैं, ताकि आप इसमें अपना पब्लिश कर दें, ताकि जनता को ये मालूम रहे। अगर इलेक्टर लिस्ट में नाम है तो एपिक के अलावा अगर एपिक नहीं ले पाए तो ये लेके आ सकते हैं, उनको अलाउ करेंगे। और इसके अलावा जो हमने इलस्ट्रेशंस दी हैं पेड न्यूज़ की, आगे कौन कौन सी पेड न्यूज़ मानी जाएगी, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन पेड न्यूज़ आपको दिए गए हैं। और एक आज हमने नोटिस भी जारी कर रहे हैं, एक हमने सुओ मोटो संज्ञान लिया है MCMC वायलेशन का। एक न्यूज़पेपर ने एक खबर लगाई हुई है कि कोई विभाग ने कैंप लगाया कोई हाउसिंग के लिए, कोई इस प्रकार की खबर लगाई है ईरा ग्रुप की। ये सेक्रेटरी MC नप और हाउसिंग बोर्ड ने BPL से मांगे आवेदन, इस प्रकार का कोई आज लगाया गया, तो इसको हमने सुओ मोटो संज्ञान लिया है। कंसर्न अधिकारियों को हम नोटिस जारी कर रहे हैं MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन का। तो अभी मैं एक MCC के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से, जिसमें मैं आपके सुझाव आमंत्रित करता हूँ, आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा या आपके क्वेश्चंस का जवाब भी देना चाहूँगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑपरेशन में आ गया है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने जिस इंस्टेंट पे इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए, उस इंस्टेंट से MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, उसी इंस्टेंट से। तो हमने शहर में, ज़िले में रादर
और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के डीईओज़ ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी एआरओज़ ने एमसीसी का जो है वायलेशन ना सुनिश्चित किया है। अभी तक सभी जो होर्डिंग्स हैं चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हों उतार दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं एमसीसी की वायलेशन नज़र आती है तो आप उसको हमारे संज्ञान में लेके आएँ। मैंने कल सीईओ साहब से बात करी है एक इंडिपेंडेंट सीटीएम की पोस्टिंग के लिए, परंतु तब तक सीटीएम का चार्ज जैसे पहले डीडीपीओ साहब को दिया हुआ था हमारे डीडीपीओ साहब को रहेगा। जो डिप्टी डीओ हैं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डिप्टी डीओ का चार्ज इनके पास रहेगा। एमसीसी की वायलेशन के नोडल अफसर भी डिप्टी डीओ को बनाया गया है। तो अगर हमारे को सीटीएम मिल जाते हैं नए तो वो रहेंगे, अदरवाइज़ बंसल जी रहेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके संज्ञान में आती है, चाहे डाउट भी है किसी चीज़ के ऊपर कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप काइंडली हमारी नॉलेज में लाएं। मैं नहीं चाहता हूं कि एमसीसी की वायलेशन हमसे छुपी रह जाए। दूसरा इशू है सोशल मीडिया को लेकर के। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अभी तक जो मतलब हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मॉनिटरिंग कंपैरेटिवली कम है। इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए होगा। सोशल मीडिया में कोई ऐसी चीज़ आए जो वायरल हो जाए या जो ऐसी चीज़ आए जो एमसीसी का उल्लंघन हो तो आप काइंडली हमें बताएं। इलेक्शन कमीशन हमेशा मानता है, जितने गाइडलाइन मैंने पढ़ी हैं, कि मीडिया इज़ आइज़ एंड ईयर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमें इसमें आपका सहयोग चाहिए होगा कि एमसीसी वायलेशन हमारे ज़िले में कहीं ना हो। और अगर आपको कोई अधिकारी, कोई डिपार्टमेंट एमसीसी की वायलेशन करता नज़र आता है तो आप उसका बता सकते हैं। हमारा कोई अधिकारी इंडिपेंडेंटली को पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि हर बार एलिगेशन लगते हैं कि ये बंदा उनकी रैली में जा रहा है, ये बंदा ये कर रहा है, तो आप हमें तुरंत बताएं, हम उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेंगे। सभी के सभी अधिकारी कर्मचारी इस समय इलेक्शन कमीशन की डेपुटेशन पे होते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के रूल्स का पालन करना सभी का काम है, कर्तव्य है, बनता है। और कोई इशू? पेड न्यूज़ के बारे में 1 मिनट में आपका लेना चाहूँगा। पेड न्यूज़ हमने एक ऑर्डर जारी किया है प्रिंटर्स और पैम्फलेट्स को लेकर के, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी पैम्फलेट्स छपने शुरू हो जाएंगे और उसमें हमने ऑर्डर जारी किया है एज पर सेक्शन 127 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 127A। कोई भी अगर पैम्फलेट छपता है, इवन अ सिंगल पैम्फलेट इज़ टू बी प्रिंटेड, तो उसके ऊपर प्रिंटर का नाम और पता और पैम्फलेट छापने वाले पब्लिशर जो उसका कॉस्ट भर रहा है उसका पब्लिशर का नाम और पता रहेगा। अगर कोई ऐसी वायलेशन होती है तो हमारे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आ जाए, आपसे अनुरोध है। और पेड न्यूज़ के बारे में, कई बार पेड न्यूज़ की डेफिनेशन आप सभी जानते हैं। कई बार ये रहता है कि भाई कोई न्यूज़ ऐसी लगे जो न्यूज़ है बट वो एक्चुअल में न्यूज़ नहीं है, उसके लिए पैसे दिए गए हैं किसी का माहौल बनाने के लिए, ये कैंडिडेट तो इस बार क्लियर ही है जी ये जीतेगा, या कोई ऐसी न्यूज़ जो सभी अखबारों में रिपीट हो रही है जो कि पता है कि ये पेड न्यूज़ है, उसमें हमें आपका सहयोग चाहिए होगा। आपको कोई ऐसी न्यूज़ लगे तो आप तुरंत उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर शेयर करें और हम उस पर तुरंत जो है, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पेड न्यूज़ का काम हम मॉनिटर ज़्यादा सीरियसली शुरू करते हैं जब नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद ही हम उसके कैंडिडेट के जो एक्सपेंडिचर लिस्ट, जो एक्सपेंडिचर रजिस्टर होगा उसमें ऐड कर पाएंगे उसका जो सरकारी रेट है। इसके अलावा जो आपके प्रश्न है मैं तैयार हूँ उसके लिए। सर आपने पेड न्यूज़ की बात करी है, किधर से? जी बताएं। तो आफ्टर इलेक्शन के अंदर जो भी न्यूज़ है अधिकतर पेड में ही चल रही होती है। इसमें तो वही बात है, कहने वाली बात है कि नहीं है, तो फिर इसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, ये बताएं कि पेड ही कर रही है। नहीं, आप थोड़ा लेट हो गए बंधु, आप थोड़ा अभी आए हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया है, इसमें पेड न्यूज़ की इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है पेड न्यूज़ को हम कैसे जानेंगे। और ये बात अगर आप को लगती है तो मैंने आपको फिर बता दूं कि अब मतलब हमने सो मोटो नोटिस लेना शुरू कर दिया चीज़ों का। अभी मैंने आपका आने से पहले बताया कि हमने अपने एक अधिकारी को, आज ही नपा के जो अधिकारी हैं उनको हम नोटिस जारी कर रहे हैं एमसीसी वायलेशन के लिए। तो कोई भी चीज़ ऐसा मतलब नहीं हो सकता कि हमारे संज्ञान में और हम कार्रवाई ना करें, ये संभव नहीं है। हमारे संज्ञान से छूट जाए, इसीलिए मैं आपका सहयोग चाह रहा हूँ कि भाई हमारे संज्ञान से कोई चीज़ ना छूटे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप काफ़ी बने हुए हैं, आपके लिंक्स हमसे काफ़ी ज़्यादा हैं, मीडिया में आप दिन भर रहते हैं, तो आपसे इसलिए सहयोग चाह रहा हूँ। सर सोशल मीडिया भी एक्टिव है, एक नेहरू स्ट्राइक पार्ट जेडी न्यूज़ के नाम से भी मेरा आ रहा है, तो उस
उसके लिए क्या विशेष तैयार करेंगे? देखिए, सोशल मीडिया के जो कैटेगरी अगर हम डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट है माना जाता है सोशल मीडिया को, और मीडिया एमसीएमसी जो हमारी टीम है, जो मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग जो हमारी कमेटी है, वो जो हर एक एडवर्टाइजमेंट को पहले सर्टिफाई करती है। तो इलेक्शन कमीशन की हिदायत ये है कि जो सोशल मीडिया में भी अगर कोई एडवर्टाइजमेंट चलती है तो एमसीएमसी प्री सर्टिफिकेशन जरूरी है उसमें, ये गाइडलाइन क्लियरली निर्धारित है उसमें। सर, एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी आता है और एक इंडिपेंडेंट आता है, उनके लिए कितने लोग अनुमोदन करते हैं उनके नाम का, कितने फिगर क्या होगा? जो प्रपोजर आप कह रहे हैं, जो रिकॉग्नाइज पार्टी है, चाहे वो राष्ट्रीय है चाहे वो स्टेट है, जो रिकॉग्नाइज पार्टी है उसमें नॉमिनेशन पेपर के साथ उनको एक प्रपोजर चाहिए, और जो बाकी की पार्टियां चाहे इंडिपेंडेंट है उनको 10 प्रपोजर चाहिए। ठीक सर, जो आचार संहिता अपनी लगी हुई थी 3-4 दिन से हमारे स्पोर्ट कैंपस में इंटरव्यू भी चल रहे हैं, वो आचार संहिता में नहीं आती। ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आपने लाया है, हम इसके लिए सीईओ साहब को मार्गदर्शन के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि जो सर्वर के जो इंटरव्यू आपने बताया चल रहे हैं वो हाई कोर्ट से निर्देशन के अनुसार चल रहे हैं। तो हम सीईओ साहब को इसमें लिखेंगे कि हेडक्वार्टर से वो तालमेल करें हाई कोर्ट से, क्योंकि ये सभी जिलों में चल रहे हैं, केवल सिरसा में नहीं चल रहे। तो हम सीईओ साहब की नॉलेज में लेके आएंगे, लिखित में भेजेंगे उनको आज। सर, आजकल हर किसी ने अपना यूट्यूब चैनल बना है, वो खुद अपना प्रचार उस पर करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा? मैंने जैसे पहले ही बताया, एमसीएमसी से सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, तो इसमें हमारी वॉच रहेगी उनके ऊपर कि किसी तरह की एमसीसी गाइडलाइन का वायलेशन ना हो। 6 तरह के ऑफेंसेस, 6 या 7 तरह के इसमें ऑफेंसेस भी हैं आईपीसी के तहत। उसके तहत अगर कोई आता है जिसमें कि एनिमिटी पैदा करना आपस में, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ब्राइबरी करना, अनडू इन्फ्लुएंस करना, वो सारे जो अगर ऑफेंसेस की कैटेगरी में आएगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज जो कार्रवाई बनती होगी अकॉर्डिंगली हम करेंगे। अभी ये थोड़ा वो है, हाइपोथेटिकल है। कई एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कई कैंडिडेट के अपने चैनल हैं। लास्ट टाइम भी एक ये क्वेश्चन आया था कि कई कैंडिडेट के अपने चैनल हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने इस बार क्लियरली गाइडलाइन दी है कि जो अगर कईयों के अपने चैनल हैं तो कोई ये क्लेम करे कि भी मेरा तो खर्चा नहीं हो रहा, मेरे तो घर का चैनल है जी, लेकिन उस केस में भी एमसीएमसी उस एडवर्टाइजमेंट के सरकारी रेट लेकर के उसके का जो कंसर्न्ड अपना कैंडिडेट है उसके खर्चे में ऐड करना है। ये क्लियर गाइडलाइन है। हम जो रजिस्टर मेंटेन करेंगे, हर एक चीज़ उसमें जो भी रैली कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारी वीडियोग्राफिक टीम वहाँ जाएगी। हमारा जो खर्चा होगा, हमने एक रेट लिस्ट तैयार कर ली है। कल आपने पंजाब की खबर पढ़ी होगी कि 10 रुपये का समोसा है और 10 रुपये की चाय, 18 रुपये का समोसा है। तो हमारी रेट लिस्ट तैयार हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें खर्चे में ऐड करेंगे सारी चीज़ें। रेट लिस्ट आपको अभी ईटी साहब सर्कुलेट कर देंगे। उन्होंने अपने पार्टी के हिसाब से बनाया हुआ प्रचार करने का माध्यम बनाया है, क्या उन पर भी कार्रवाई है? ये सवाल सर, इसमें एक मैं कर दूँ कि यूट्यूब के लिए कोई डीएमपी रेट नहीं होता, तो उस केस में कैसा होगा? जिस कैंडिडेट के 10 यूट्यूब चैनल बने हुए हैं उस पर प्रचार कर रहे हैं, तो फिर वो उसके लिए डीएमपी रेट कैसे आप जोड़ेंगे? खर्चा वो तो फ्री होता है। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है मैंने आपको बताई। एमसीएमसी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, एमसीएमसी के 2 काम हैं, सर्टिफाई करना और मॉनिटरिंग करना। जो अगर बड़ी कैटेगरी देखी जाए तो सोशल मीडिया आता है आपका डिजिटल मीडिया के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, उसमें प्री सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। ये हमारे को गाइडलाइन है अभी तक। अगर कल को कोई ऐसा इशू आएगा विल सी टू इट। अगर हमारे पास कोई इस बारे में गाइडलाइन नहीं होगी तो हम उच्च अधिकारियों से इसके बारे में रिक्वेस्ट करेंगे। सर, जब इलेक्शन हुए थे उस समय भी जो उल्लंघन के नोटिस लोगों को जारी हुए थे, काफ़ी लोगों ने उल्लंघन किया था, मीडिया के भी लोग थे, उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? इस तरह का कोई आपको डाटा है? नहीं, इस समय मेरे पास इस प्रकार का डेटा नहीं है। इस समय अपने पास कोई डेटा है ईटी साहब? पेंडिंग भी नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है इस समय मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट जो बताया गया इलेक्शन ऑफिस में कोई इस प्रकार की पेंडेंसी नहीं है। सर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, आचार संहिताओं की बात हो रही है, लेकिन कल मेरे सामने ही हरियाणा रोडवेज की बस चल रही है और उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के बड़े बड़े होर्डिंग लगे। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रोडवेज का मामला सीईओ साहब की नॉलेज में ला दिया गया है। सीईओ साहब ने जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, डीजी स्टेट ट्रांसपोर्ट है, दोनों को एक लेटर जारी कर दिया है। वो लेटर भी हमने सर्कुलेट किया था मीडिया में, अगर आज है तो इनको दे दीजिएगा। हमने कल एक मीटिंग करी है जिसमें हमने अपने लेवल पे जो हमारे जीएम रोडवेज हैं उनको हदायत कर दी है कि इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। उनकी हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
इसके अलावा जितनी जो कोई पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे अगर मूर्ति लगी हुई है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, हमने उनको भी रिक्वेस्ट करी है कि इनको कवर करें। जो अलाइव है, कोई जो इलेक्शन में जो जिसका वो यूज़ कर सकते हैं, उनको हमने कहा है उनको कवर करें। किसी प्रकार के होर्डिंग है उनको या कवर किया जाए या उनको हटाया जाए, ये बड़ा क्लियर है। किसी भी पार्टी को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिले ऐसा हमारी मंशा नहीं है। सर, ये होर्डिंग की बात चल रही है, कई शहरों में या दूसरे शहरों में एक जगह फिक्स कर दी कि वहाँ होर्डिंग लग सकते हैं, तो अपनी वो जगह हमने फिक्स कर रखी है, वो आपको सर्कुलेट कर देंगे। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके पास, इलेक्शन तहसीलदार साहब, वो जगह इस मीटिंग के बाद आपको सर्कुलेट कर दी जाएगी, वो आप जगह पब्लिश कर सकते हैं। सर, एक नेता प्रतिपक्ष की आवास के बाहर उनकी जो मतलब योजना है सत्ता में आने के बाद की, वो बाहर पब्लिश होगी, क्या वो आती है सर आचार संहिता में? वो आती हैं ईटी साहब, इस बारे में नहीं कर सकते तो उनको हटवाया जाए। ठीक है, उनको हटवाइए। सर, इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगली बाइंडिंग और इज इट ओनली ए मॉरल एक्सरसाइज? ये मॉरल एक्सरसाइज है, इट इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। ये सभी पार्टियों ने मिल करके बैठ करके, परंतु जो मेरी जहाँ तक नॉलेज है सभी पार्टियाँ इसको इज्जत देती हैं, इसको सम्मान देती हैं। कहीं भी कोई जानबूझ के अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी गलती करती है तो पहले भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए हैं जिनके ऊपर अगर गलती हुई है तो स्ट्रिक्चर तक पास हुए हैं। तो मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसी सैंक्टिटी है, एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करती हैं। सर, होर्डिंग के लिए हमने जगह फिक्स कर दी, चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी रैलियां भी हुई, उनके लिए जगह फिक्स हुई। वो सारी रैलियां, वो होर्डिंग वाली जो प्रचार प्रसार के लिए जितनी जगहें फिक्स करी है उनकी आपको डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करवा देंगे। वो भेज दूंगा, स्कैन करके मेल पे। उनकी परमिशन भी कैसे लेनी है हम वो भी आपको दे देंगे, वो भी आप, ताकि आप बता दें जो कैंडिडेट आना चाहते हैं वो आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ लें कि परमिशन इस प्रकार। इस बार काफ़ी सरल माध्यम इलेक्शन कमीशन ने 3 एप्लीकेशन जारी करी हैं जिनके बारे में बता दूं। एक सुगम एप्लीकेशन है जिसके तहत व्हीकल परमिशन ले सकते हैं। एक सुविधा एप्लीकेशन है जिसके तहत जो परमिशन हैं, लाउड स्पीकर की परमिशन है या अन्य परमिशन हैं, वो ऑनलाइन ले सकते हैं। एक हमारी एप्लीकेशन सी विजिल के नाम से है जो सिटीज़न को एम्पावर करने के लिए जारी करी गई है कि कोई भी सिटीज़न अगर कहीं एमसीसी का वायलेशन होते देखता है तो उसमें वो 5 मिनट की लाइव वीडियो बनाएगा, उसमें अपनी लोकेशन उसकी ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी उसके मोबाइल से, और उसमें 5 मिनट की लाइव वीडियो डाल करके हमारे पास आ जाएगी। हमारे पास उसके काम करने के लिए, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए 100 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया। 100 मिनट में हमने उस पर एक्शन लेना है। तो सी विजिल एक बहुत ही पावरफुल यंत्र जो इलेक्शन कमीशन ने एक आम सिटीज़न, आम नागरिक के हवाले किया है। तो मैं मानता हूँ इससे एमसीएमसी की जो वायलेशन है काफ़ी कम रहेंगी और हम उनके ऊपर अंकुश रखेंगे। सर, असला वगैरह जमा करवाने के आदेश में, असला जमा कराने के ऑर्डर हमारे हो चुके हैं, उसमें एसपी को डायरेक्शन कर दी गई है। जी बताइए। सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर असला जो है रजिस्टर्ड है वो तो है ही है, उसके अलावा पुलिस आए रोज अवैध असला बोल रही है। माना जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में अवैध असला भी काफ़ी है, तो इलेक्शन में इस तरह कोई इफेक्ट ना करे उसके लिए पुलिस या कोई प्रशासन विशेष गौर करेगा? असला, जहाँ तक तो असला जमा कराने के हमारे आदेश हो चुके हैं। पुलिस से हम इस बारे में तालमेल करेंगे कि भाई जो अवैध असला जमा हो रहा है उसकी वो एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। बेसिकली इशू रहता है कि उसका मिसयूज़ हो जाए, उसका मिसयूज़ ना हो। हम इसके लिए पुलिस को ताकीद करेंगे, उनको लेटर जारी करेंगे। सर, एक सवाल है जी, जो चुनाव आचार संहिता से पहले जो काम कर रहे थे, जो स्कीम्स चल रही थी, क्या उस पर रोक लगा दी गई है? नहीं, ये एक भ्रांति फैलाई गई है कि जो स्कीम चल रही थी उसके ऊपर रोक लगा दी गई है। ऐसी कोई रोक नहीं है। मैंने पहले भी कल भी क्लैरिफाई किया था मीटिंग में, अगर कोई काम के टेंडर जारी हो गए, वर्क ऑर्डर इशू हो गया, तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन कहती है कि अगर मौके पे काम शुरू हो गया, मौके पे मटेरियल गिर गया, सीमेंट आ गया, ईंटें आ गई, बजरी आ गई, वो काम चलेगा। एक सेकंड, उसमें दूसरा पार्ट ये है कि अगर उसमें वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी फिजिकली काम शुरू नहीं हुआ फिर वो नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर मान लीजिए जैसे हमारे एडीसी ऑफिस से 3-4 स्कीमें जो जारी होती हैं, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जितने भी स्कीमें जो आवास वाली चल रही हैं उसमें अगर मान लीजिए 3 इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट में जाना है, पहली इंस्टॉलमेंट जारी हो चुकी है 6 महीने पहले, अगला जो कैंडिडेट है, जो प्रार्थी है उसमें अपना घर बना रहा है, उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट की आवश्यकता, अपना डॉक्यूमेंट पूरे करे, सेकंड इंस्टॉलमेंट जारी होगी। अगर जो म्यूनसिपल कमेटी के रेगुलर काम चल रहे हैं उनकी कोई रनिंग पेमेंट करनी है कॉन्ट्रैक्टर को, वो नॉर्मल अपने नियम के अनुसार करेंगे, उसमें इशू नहीं है। इशू है कि नया काम शुरू नहीं होगा जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन रहेगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अदरवाइज जो काम अभी शुरू होंगे उसमें दूसरी जो कंप्लेन करेंगे कि भाई इसमें अभी जो अनड्यू फेवर लेने के लिए ये काम शुरू कराए गए हैं। फ्लैट्स के लिए सर जो है फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं,
नगर परिषद में आप फिक्स वो आप थोड़ा सा, मैंने जैसे पहले बताया, आप थोड़ा सा लेट हो गए। हमने उसमें सुओ मोटो एक्शन ले लिया, हम उसमें नोटिस जारी कर रहे हैं उनको। हमने उनको कह दिया भी ये आप गलत प्रक्रिया, उन्होंने शायद आज बंद भी कर दी होगी। हमने आज नोटिस जारी भी करने का सोच लिया। अभी आज के दिन नहीं ले सकते हैं। वो फॉर्म लेने का मतलब, ये मैसेज जो आज अखबार में आया गया उसके हिसाब से इस प्रकार का मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आपको अभी मिल जाएंगे, आप फॉर्म दीजिए और आप कल घर ले लीजिए। वो आचार संहिता का वायलेशन है, इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं वो। इसी साथ ई रिक्शा के ऊपर अपनी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट दिखा के, अपनी कोई ट्रस्ट दिखा के उन्होंने अपने होल्डिंग लगा रखी है ई रिक्शा के ऊपर, वो अभी भी चल रही है। सॉरी, किस उम्मीदवार के तौर पर जो है लोकसभा में अपने आपको उम्मीदवार दिखाया। ठीक है, हम नोट कर लिया जी, हम इसमें कार्रवाई करवाते हैं। नोट करिए जी, इसमें सेक्रेटरी आरटीए को जारी करें। जो भी इस प्रकार के व्हीकल चल रहे हैं बिना परमिशन के, कोई भी व्हीकल बिना परमिशन के नहीं चल सकता। हालांकि परमिशन लेके वो चला सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। और उसमें मतलब ये है कि भी नंबर ऑफ व्हीकल्स कोई कितनी परमिशन ले ले, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। हम उसके इलेक्शन जो एक्सपेंडिचर रजिस्टर उसमें ऐड करते जाएंगे। केवल और केवल जो 2-3 कंडीशन है, जो नॉमिनेशन देने के लिए कितने व्हीकल आ सकते हैं, उसमें ये कंडीशन है कि 100 मीटर जो परिधि है आरओ ऑफिस से, 100 मीटर के परिधि के अंदर सिर्फ 3 व्हीकल एंटर करेंगे। आरओ के ऑफिस के अंदर इंक्लूडिंग कैंडिडेट सिर्फ 5 बंदे एंटर करेंगे। क्योंकि पहले ये देखा गया था कि भाई जो आरओ के ऑफिस के अंदर जस्ट टू शो देयर स्ट्रेंथ काफ़ी लोग घुस जाते थे, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती थी। तो अभी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन क्लियर है, नॉमिनेशन देने के लिए 100 मीटर के अंदर 3 व्हीकल आएंगे और इलेक्शन ऑफिस में डीसी या आरओ के ऑफिस में सिर्फ 5 लोग अंदर एंटर करेंगे। वोटर लिस्ट, मैंने ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पॉइंट मिस हो जाता। वोटर लिस्ट अपडेट हो चुकी है हमारी सारी की सारी। फिर भी आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध है, जो लोग अभी भी वोट ऐड करने से रह गए हैं, एडिशन का काम अभी भी चल रहा है 12/4/2016 तक, 12/4/2019 तक, मैं काफ़ी पीछे जी रहा हूँ, 12/4/2019 तक ये काम 3 बजे तक चलेगा। अगर किसी व्यक्ति की वोट रह गई है फिर भी, तो अपना नाम अभी भी जुड़वा सकता है। हमारे इलेक्शन ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन दे दे, या नेट से डाउनलोड कर ले, या नेट पे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। ERO नेट के ऊपर सुविधा उपलब्ध है, ऑनलाइन भी अप्लाई कर दे। 12/4/2019 तक हम वोट ऐड करने का काम जारी रखेंगे। उसके बाद किसी की वोट नहीं ऐड हो पाएगी। मदर रोल जो हमारा था, मदर रोल हमारा पब्लिश हो चुका है। उसके ऊपर हमारे पास किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ऑब्जेक्शन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। पीटी साहब, आई एम राइट? किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऑब्जेक्शन अभी प्राप्त नहीं हुआ है कि ये व्यक्ति आपने गलत ऐड किए हैं, या ये व्यक्ति शिफ्टेड हैं, या ये व्यक्ति डेड हैं, या ये व्यक्ति एब्सेंटी हैं। उस प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा, हमने कई बार पॉलिटिकल पार्टी से अपील कर ली है, आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहूँगा, BLA अपॉइंट कर दें, बूथ लेवल एजेंट। BLA हमारे BLO के साथ तालमेल कर लें, और अपने जो अगर उनके कोई लगता है कि कोई वोटर रह गए हैं तो उनका नाम ऐड करवा दें, क्योंकि इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बताओ, अपने दफ्तर में रहते हैं, एक बार माइक पे बता दें BLO का। सर BLO एक सरकारी कर्मचारी, उसको अतिरिक्त हमें ड्यूटी दी और रहते तो अपने ऑफिस में उनके नंबर सर्कुलेट हमने किए गए हैं, और जब भी उसकी आवश्यकता हो, जैसे हमारा जो NVSP पोर्टल है उसके ऊपर उसके नाम और सब पता है, और उससे उसे पता लगाया जा सकता है, या इलेक्शन ऑफिस से लिया जा सकता है। मदर रोल जो हमने सभी पार्टीज को 2-2 कॉपियां फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं, उसके ऊपर भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मदर रोल की कॉपियां हम दे चुके हैं। मिनिस्टर्स और जो आते हैं ये अपने एस्कॉर्ट और पायलट के साथ चलती नहीं। एस्कॉर्ट पायलट का कोई इसमें रूल तो नहीं है। एस्कॉर्ट पायलट का इसमें है, नहीं चल सकती हैं। तो एक बार बता दीजिए एस्कॉर्ट पायलट का क्या है। एक रेस्ट हाउस वाला मैं बता देता हूँ। रेस्ट हाउस में एक नियम ये है, क्योंकि इसके बारे में कल हमने एक मंत्री आए थे तो उनको हमने डिक्लाइन करा परमिशन। रेस्ट हाउस विल बी अवेलेबल ओनली फॉर Z and Z+ कैटेगरी पीपल, नॉट फॉर एनीवन एल्स। रेस्ट हाउस की अनुमति ARO कंसर्न्ड से लेनी पड़ेगी, और उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी स्ट्रिक्टली बैन रहेगी। रेस्ट हाउस में किसी तरह की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। रहने के लिए सिर्फ Z और Z+ कैटेगरी के व्यक्ति को अनुमति है। ARO कंसर्न्ड, क्योंकि रेस्ट हाउस ऐलनाबाद में भी हैं, डबवाली में भी हैं, रानिया में भी हैं, सिमिलरली फतेहाबाद में भी हैं। तो कंसर्न्ड जो ARO है उनसे अनुमति लेनी है। रिगार्डिंग पायलट स्कॉट एक बार क्लियर कर दीजिए। सर पायलट स्कॉट अब इलेक्शन के दौरान NCC के दौरान नहीं कर सकती, ना ही वो भर्ती में यूज कर सकते हैं।
और सरकारी व्हीकल भी अपने ऑफिस और रेजिडेंस तक यूज कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए वो यूज नहीं कर सकते। हमने एक व्हीकल विड्रॉ भी किया है, इलेक्टेड जो हमारे चेयरमैन है उनका व्हीकल हम विड्रॉ भी कर रहे हैं, क्योंकि वो यूज़ नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। सर एक सवाल है, चुनाव से थोड़ा सा हटके भी अगर जरूरी है, परीक्षा चल रही है और शहर में एक दर्जन ऐसे मैरिज पैलेस और धर्मशालाएं हैं जहाँ रात को 2-1 बजे तक भी चलती है परीक्षा के दौरान, इस पर कोई एक्शन जरूरी है? इसमें आप बहुत करेंगे, एक हमारा ऑर्डर इसमें तैयार है, कल मैंने देखा था फाइल तैयार है, तो उसमें मेरे से आज ऑर्डर करवा लीजिए। ये इसमें ऑर्डर कर रहे हैं इसमें, ठीक है? नहीं, इसमें हम ऑर्डर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है। इसमें हम ऑर्डर कर रहे हैं, कंसर्न ARO को हम नॉमिनेट करेंगे कि उनके एरिया में कोई वायलेशन होती है तो उस पर कार्रवाई करें, बनती कार्रवाई। हम एक्ट हमने ढूंढ लिया है, उसमें रेलेवेंट सेक्शन ढूंढ लिया। कोई आपका दूसरा प्रश्न हो? नहीं, बाकी जो ड्यू परमिशन से, MC से, या जो बाकी की, अगर मान लो किसी ने कोई दूसरी एक्टिविटी का कराना है, कोई हेल्थ चेकअप है, किसी हॉस्पिटल ने हेल्थ चेकअप करवाना है, मास चेकअप है, उसके लिए उसने कोई लगाया तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए हमें उसमें एतराज़ है, क्योंकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्ट्रॉय करता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता। उसमें भी टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड हमने स्थान चिन्हित कर दिए हैं, वहाँ उन स्थानों पे प्रचार प्रसार करें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कैंडिडेट की फोटो लगी तो इट विल बी टेकन एज पॉलिटिकल एक्टिविटी, उसमें बड़ा क्लियर है, उनकी फोटो नहीं लग सकती है। सर एक आचार संहिता की उल्लंघन के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर इस तरीके से सार्वजनिक कर दिए जाएंगे? आज यानी डिप्टी DO हैं तो DDPO साहब का नंबर अभी सार्वजनिक कर रहे हैं। आपका कोई प्रश्न हो आप शाम को 6 बजे इनको पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी समय इनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे से बात करना आवश्यक है, क्योंकि RO इसमें मैंने जैसे बताया नॉमिनेशन का काम शुरू हो जाएगा तो RO की व्यस्तताएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, डेली हमें इलेक्शन को रिपोर्टिंग करनी है इलेक्शन कमीशन को। तो कोई ऐसा मुद्दा मेरे तक आने वाला हो तो काइंडली आप मेरे को अप्राइज कर दें, अदरवाइज हमारे नोडल अफसर हैं, इनके थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं। एक बार अपना नंबर बता दीजिए। 9896267488 कुलभूषण बंसल। 9896267488 कुलभूषण बंसल। एक आपने पूछा 1950 का इस्तेमाल भी मैं सभी को बताना चाहूँगा। 1950 के ऊपर भी आप अपने इलेक्टोरल रोल संबंधी कोई जानकारी लेनी हो, एक तरह की हमारी हेल्पलाइन है। किसी को पता करना हो कि भाई मेरी वोट बनी है नहीं बनी, मेरी वोट कौन से वार्ड में है, मेरी वोट कहाँ पे है, मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं नया आया हूँ, मेरे को वोट बनवानी है, 1950 हमारा 24 घंटे ऑपरेशनल है। 24 घंटे ऑपरेशनल है। और ये कहीं भी, अगर आप मान लीजिए दिल्ली में हैं और आप सिरसा के वोटर हैं, सिरसा की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एक 1950 उसके सामने सिरसा का कोड लगा के 01666 लगा के आप डायल करेंगे 016661950 तो यहीं पे मिलेगा। ये हमने टेस्ट कर लिया है, सारे नेटवर्क से हमने टेस्ट कर लिया है, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, BSNL सभी नेटवर्क से टेस्ट कर लिया है। फिर भी अगर आप उसमें ट्राई करें, कभी दिक्कत आती है तो हमें बताएं। हमने अपने 805986510 5986510 तो इस पर जितनी भी शिकायतें आएंगी वो हमारे पास आएंगी। फिर भी हम मिलते रहेंगे, बीच में जब भी समय लगेगा हम बातचीत जारी रखेंगे। किसी का कोई इंडिविजुअल विषय हो आप मेरे से जब मर्जी मिल सकते हैं। एक प्रिंटिंग प्रेस के बारे में हमने बोला हिदायत दी है, उसमें भैया सर फ्लैट्स वाले और कंप्यूटर वाले जी ये भी प्रिंटिंग का काम करते हैं जी, जबकि इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है जी। और ये पॉलिटिकल पार्टी का भी कुछ कोई आप जो प्रिंटर है, प्रिंटर का मतलब जो आपने फ्लैक्स वर्ड यूज़ किया है, जो भी कंप्यूटर प्रिंटिंग करते हैं उसमें शामिल हैं, उसमें शामिल है। हमारे संज्ञान में मामला आएगा तो हम 127A के तहत कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, कहीं भी कोई डाउट नहीं है उसमें। इलेक्शन कमीशन नहीं, छापने का यह है कि उसके ऊपर उसका नाम, उसका पूरा एड्रेस रहेगा, मुद्रा उसमें पूरा मुद्रित रहेगा। ठीक है जी। काउंटिंग सेंटर के बारे में जैसे मैंने पहले बताया था, काउंटिंग सेंटर फतेहाबाद में 3 काउंटिंग सेंटर उनके खुद के और एक नरवाना वाले वहाँ लेके आएंगे। ऑल्दो नरवाना के लिए ट्रांसपोर्टेशन दिक्कत रहेगी, परंतु इलेक्शन कमीशन की हिदायत यह है कि जहाँ तक संभव हो सके इसको एक जगह करना है। तो नरवाना वाले फतेहाबाद लेके आएंगे। हमारी 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग हमने CDLU में वो निर्धारित कर लिया है।
बाकी इसमें डिस्पैच के लिए जगह कौन सी रखनी है, जहाँ पे हमारी ईवीएम पड़ी है वहाँ डिस्पैच कर सकते हैं। ट्रेनिंग हमारी हमने निर्धारित कर ली है कि ट्रेनिंग हमारी जो इनका मल्टीपर्पज़ हॉल है काफ़ी बड़ा है, एक ट्रेनिंग हम वहाँ देंगे, उसके बाद सभी ARO अपनी अपनी निर्धारित करेंगे। तो काउंटिंग के लिए हमारा CDLU निर्धारित हो चुका है। डिस्पैच के लिए अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ से डिस्पैच। फतेहाबाद की जानकारी अगर आप कहते हैं तो हम प्रोवाइड करवा देंगे। ET साहब एक बार फतेहाबाद ET से प्रोवाइड करा के इनको बता दीजिए। फतेहाबाद की जानकारी आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई इशू नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो दो इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो 2 मुद्दे और बता देते हैं। एक्चुअली मेरे अंदर भी भरा पड़ा है तो मैं भी थोड़ा हल्का हूँ। एक EDC का एक इशू है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। CTM साहब ने कहा है कि वो बता दें। इस बार इलेक्शन कमीशन की हिदायत है, इलेक्शन कमीशन ने ये ऑब्जर्व किया है कि कई बंदे जो इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं, जैसे जो हमारी गाड़ियाँ चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, या जो मतलब किसी भी और छोटे से छोटे काम में लगे हुए हैं, उनको EDC सर्टिफिकेट जारी होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के वो सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट है, आउटसोर्सिंग पे है, उसको EDC सर्टिफिकेट हम जारी करेंगे। और EDC सर्टिफिकेट का मतलब है वो एक सर्टिफिकेट है जहाँ पे मान लीजिए उसका अगर मान लीजिए यहाँ बूथ बना है, A बूथ बना है, उसका A बूथ की वोटर लिस्ट में नाम नहीं भी है, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पे ड्यूटी पे रहूँगा, इस एरिया में रहूँगा, तो मैं इस एरिया में अपनी वोट डालने जाऊँगा। उसके ऊपर उसकी मदर रोल में हम EDC लिख देंगे ताकि प्रिजाइडिंग अफसर को दिक्कत ना हो, वो वहाँ पर अपनी वोट कास्ट करेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि पहले ये देखा गया कि कई लोग अपनी वोट देने से छूट जाते थे, तो इसमें उनके वोटिंग का भी हमने मतलब ख्याल रखा है उसका। जो सेकंड इशू आपने बताया EVM का, तो हमारी जो मशीनें इसमें डिफरेंट मॉडल हैं, M1, M2, M3। लेटेस्ट जो मॉडल M3 है वो हमारे पास M3 अवेलेबल है। M3 में पहले M2 में कई कठिनाइयाँ थी कि इसमें आप इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट जुड़ सकते थे। हमारे पास इस समय 384 384 कैंडिडेट उसमें डिस्प्ले हो सकते हैं। BU में 16 BU लग सकती है ना, तो सफिशिएंट नंबर इस बार बढ़ाया गया है। वीवीपैट की कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है। वीवीपैट में जो उसमें डिस्प्ले होगा 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगा। ये भी हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बता दिया, उनकी एक बार EVM की ट्रेनिंग भी करा दी है। कई उनके डाउट थे रिगार्डिंग EVM, वो भी हमने उनको EVM के बारे में सारा डाउट क्लियर कर दिए हैं। अभी आज के दिन में किसी पॉलिटिकल पार्टी के मन में EVM के बारे में कोई शक कोई शुबा नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 384 है ना कैंडिडेट, मैंने कहा था।